हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 11 पे, चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आइए देखते हैं क्या है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। बेसिकली हम लोगों ने जो पीछे के सारे फिनोमिनास पढ़े हैं वो बल्क फिनोमिना है, मतलब बल्क फिनोमिना में गैसेस के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है, जो भी गैस के एक मॉलिक्यूल होता है, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है और वो कैसे बिहेव करता है गैसेस में। तो एक मॉलिक्यूल के बारे में यहां पर बात होगी कि वो मॉलिक्यूलर जो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे और पता करेंगे कि वो गैसेस में एक मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करता है, क्या क्या चीजें होती हैं। ओके, तो ये एक पूरी थ्योरेटिकल चीज है, एक हाइपोथेटिकल है, एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है। एक इमेजिनेशन पे ये थ्योरी बनाई गई है, पोस्टुलेट्स बनाए गए हैं जो आपको जानने हैं। तो पहला ये बोला कि गैस कंटेन्स सेवरल मोल एटम और मॉलिक्यूल have very small volume as compared to the space present in between them. That is, gas molecule on an atom are considered as a point mass. Real और actual volume of gas is negligible as compared to the volume. मतलब ये बोल रहा है कि गैस जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है गैस के, उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। मान लीजिए मेरे पास रूम है, रूम का वॉल्यूम है 10 लीटर। अब उसमें मैंने गैस के मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करने के बाद मुझे दिखा उसका जो पार्टिकल है, उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल एक कोने में रख दूं, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम उसका वॉल्यूम आ रहा है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, ना के बराबर। यही इसमें ये बताया जा रहा है कि जो वॉल्यूम होता है गैस के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, गैस के पार्टिकल्स का, बहुत ही मॉलिक्यूल्स का बहुत 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 ही कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। उसको अगर इस रूम के स्पेस के से कंपेयर किया जाए या फिर रूम से कंपेयर किया जाए उनके वॉल्यूम से, ठीक है। बिकॉज इनका रीजन भी इन्होंने दिया है, बिकॉज गैसेस जो है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल है, हाईली कॉम्प्रेसिबल है ड्यू टू द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस बहुत हाई है, इसलिए वो कॉम्प्रेसिबल है और ऐसा बिहेव करती हैं कि उनके वॉल्यूम बहुत ही कम हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर जब कॉम्प्रेस की जाए। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट ये बोल रहा है देयर इज नो और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बोल रहा है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं गैस के, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। यस, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फॉर ईच अदर, दे आर फ्रीली फ्लोइंग, दे आर वेरी फ्री फ्लोइंग, बहुत दूर दूर रहती हैं। मतलब जो गैस है एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई, इसका प्रूव ये बोला गया है, इन्होंने बोला है कि जो गैस है वो एक्सपैंड हो जाती हैं और कोई भी शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। कैन हैव एनी शेप एंड एनी वॉल्यूम। इस पॉइंट का रीजन ये है, कैन हैव एनी शेप एंड एनी वॉल्यूम। आपको पता ही है फ्रीली फ्लोइंग होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कम होगा। चलिए थर्ड पोस्टुलेट्स पे आते हैं। पार्टिकल ऑफ गैसेस आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन आर नेवर एट रेस्ट। जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, चलते रहते रुकते नहीं है। अगर रुकेंगे तो फट 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 गिर नहीं जाएंगे बेटा। अगर मान लो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, रुक गए, रुकने के बाद क्या हो जाएंगे, जमीन पे फट 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 गिरते नहीं रहेंगे, तो उनका वो कभी रेस्ट पे नहीं होते, हमेशा मोशन में रैंडम मोशन करते रहते हैं। प्रूफ भी लिखा है दैट गैसेस नेवर पजेस अ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। मतलब इसीलिए गैसेस का कभी भी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, बिकॉज वो कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं। ओके, फोर्थ पोस्टुलेट ये है कि द पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव इन अ स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग द मूवमेंट दे कोलाइड विद ईच अदर। मतलब इसका ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये आपके पास एक चैम्बर है, यहां बता दे रहा हूं, ये एक चैम्बर है, राइट। इसमें गैस के पार्टिकल इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जाके बार बार चैम्बर पे टकरा रहे हैं, टक 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 कर रहे हैं। इसका मतलब उस पर क्या हो रहा है, उस पर कोलाइड हो रहे हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है चैम्बर। तो प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं और कंटेनर से भी कोलाइड करते रहते हैं, राइट, जो चैम्बर में वो रखा है। तो इसका मतलब ये है गैसेस अप्लाई प्रेशर बाय कोलाइडिंग विद द कंटेनर। मतलब गैसेस क्या अप्लाई कर रहे हैं, बार बार हिट कर रही है, टक 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 हिट कर रही है, तो प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज इसका प्रूफ है। आइए पोस्टुलेट नंबर 5 पे आते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5 ये बोल रहा है, थोड़ा थियोरेटिकल है, बस आपको इसको समझना है क्या कह रहे हैं। पोस्टुलेट्स पूछ जाते हैं कभी कभी। द कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैसेस इज परफेक्टली
elastic. The initial and final energy of system remain the same. Only individual particle may exchange their energy. क्या होता है जब कोलिजन होता है, कोलिजन में जो आपकी गैसेस की इनिशियल एनर्जी, जो पार्शली गैसेस की जो कोलिजन के समय जो पार्टिकल होते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं. परफेक्टली इलास्टिक मतलब उनमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता. इनिशियली जो एनर्जी थी वही उनकी फाइनल भी रहेगी. इनिशियली जो थी वो फाइनल भी रहेगी. आपस में इंडिविजुअली क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है. आइए पॉइंट समझा दूं मैं आपको. जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास चैम्बर है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये इससे कोलाइड हुआ, ये इससे कोलाइड हुआ, ये इससे कोलाइड हुआ, ये इससे. मान लीजिए सबके पास इनिशियली 10 जूल की एनर्जी थी, तो इनिशियली 40 जूल की एनर्जी थी. कोलाइड करने के बाद इसके पास हो गई 8 जूल, इसके पास हो गई 12 जूल, इसके पास हो गई 9 जूल, इसके पास हो गई 14 जूल. मान लीजिए 8 जब टकरा गए कोलिजन के बाद इसकी 8 हो गई, इसकी 12 20, इसकी 9 हो गई और इसकी 11 हो गई. तो इंडिविजुअली कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब फाइनली मिलेगी वो देखिए 40 मिल रही है. काउंट करिए. तो ये चीज यही कह रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये है कि वो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है. वहां पर इनिशियली जो थी वो वही आपको फाइनली मिलेगी. बस डिफरेंस ये है कि आपको इंडिविजुअली वहां क्या लॉस हो रहा है, दैट डजंट मैटर. वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बट इनिशियली फाइनली सेम रहेगा. ठीक है. तो यही इसमें रीजन भी बताया गया. इफ काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो द पार्टिकल ऑफ गैस स्टॉप एंड सेटल डाउन. जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है वो मूव करना बंद कर देंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे. राइट. तो क्वेश्चन नंबर अब ये 5th 6th और 7th पॉइंट बिल्कुल सेम ही है. तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑल द पार्टिकल इनिशियली हैव इक्वल और सेम काइनेटिक एनर्जी, बट ड्यूरिंग कोलिजन देयर मे बी अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम. क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो इक्वल और सेम रहेगी. कोलिजन के बाद उनकी आपस में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपस में, जो अभी बताया मैंने. लेकिन एवरेज जो रहेगा उनका, जब काउंट करेंगे टोटल को, सब पार्टिकल के एवरेज लेंगे तो फाइनल मुझे जो इनिशियल था वही मिलेगा. इनिशियली काइनेटिक एनर्जी और इक्वल सेम रहेगी. कोलिजन के बाद जो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो तो होगा. जब हम उन रीडिस्ट्रीब्यूशन का सबका सम करेंगे तो फाइनली भी मुझे वो सेम ही मिलेगा. इनिशियली जो होगा वो भी सेम रहेगा एक काइनेटिक एनर्जी, और बीच में जो कोलिजन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एनर्जीज का, उनका जो एवरेज लेंगे वो भी हमें, एवरेज लेने के बाद वो हमें सेम ही मिलेगा. ओके. तो यही हमारे पास 7th पॉइंट कह रहा है. अ गैस एट डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर हैव डिफरेंट वेलोसिटी, हैव हेंस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, हेंस वी रिफर एवरेज काइनेटिक एनर्जी. मतलब ये बोला कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग गैसेस पे जो अलग अलग गैसेस होती हैं उनकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेलोसिटी पे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी. लेकिन जो इनिशियली होगी वही हमें फाइनली जो मिलेगा वो एवरेज जब लेंगे हम लोग, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा एनर्जी का, उसका जब एवरेज लेंगे तो हमें सेम ही मिलेगा. सेम ही पॉइंट बोल रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ये चीज हमें ये बोल रहा है. यहां पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 12 में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.